Hello everyone, welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing one-liner 20 most important questions from the chapter, or you can say the subject of Indian economy. Indian economy is a very important chapter, and most of us at this point of stage, I can surely assure that you have already read the chapter. We are already done with the reading of the chapters. Okay, so today, as we are starting a new topic of Indian economy, so I will be assuring you that the questions that will be discussed here will be of top notch. Okay, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आप देखिए, क्वालिटी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए कि अच्छा है या नहीं है, या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या मेंस के टाइप का होना चाहिए. ठीक है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए. चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ स्केर्सिटी. स्केर्सिटी हम लोग जानते हैं, कमी को बोलते हैं स्केर्स. ये एक वर्ड स्केयर से बना है. थोड़ा बहुत हम लोग इंग्लिश के टर्म्स के मीनिंग भी बताएंगे. स्केर्स माने होता है किसी चीज़ की कमी को बोलते हैं. तो साइंस ऑफ स्केर्सिटी बोला था अल्फ्रेड मार्शल ने. अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिक्स है, इन्होंने बोला था, और इन्हीं को अल्फ्रेड मार्शल को ही फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फादर या इन्वेंटर भी उन्हीं को कहा जाता है, जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल. एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इतनी मतलब फेमस हो गई है ये क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ अस वी नो दैट एडम स्मिथ. तो अब क्या है कि क्वेश्चन में चेंजिंग लाता है. कभी कभी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स पूछ सकता है, क्योंकि सबको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ अस जानते हैं आंसर कि एडम स्मिथ होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के हो या साइंस के हो. हम लोग सब जान रहे हैं कि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज. माइक्रो माने होता है छोटा, एक इंडिविजुअल. इसका एक एक्सप्लेनेशन का क्लास भी मैं दे सकता हूं, अभी श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग है इंडियन इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन वो मैं आप लोगों को दे दूंगा. तब आप लोग को थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा. खैर, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर ये है कि इसे प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइस थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर क्रिएटेड बाय. तो इसका आंसर है रैगनर फ्रिश. रैगनर फ्रिश, FRISCH. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डुअलिस्टिक इकोनॉमी इंक्लूड्स. तो डुअलिस्टिक इकोनॉमी, दो तरह का इकोनॉमी एक ही में इंक्लूड, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा. इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट माने खुद का अपना और पब्लिक माने गवर्नमेंट का. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है पब्लिक है, पीपल का जो यूज होता है या सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट होता है, और प्राइवेट सेक्टर जैसे जियो अंबानी का वैसा. ठीक है, वैल्यू ऑफ HDI लाइज विद इन द रेंज ऑफ. तो ये HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये एक फुल फॉर्म में आ सकता था, काफ़ी बार ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने HDI को नहीं डाला था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने का भी 3 क्राइटेरिया होता है. खैर, अभी तो एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे नहीं है, तो आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 0 to 1 इसका रेंज रहता है. रेंज जो होता है ये हम लोग मीन मीडियन मोड के चैप्टर में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ माइनस करते हैं मिनिमम वैल्यू, इसी को रेंज कहते हैं. तो मतलब 0 से 1 के अंदर ही रहता है ये, इसके बाहर कभी नहीं जाता है. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड. मैन्युफैक्चर जो करते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड होता है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर होता है.
तीन तरह का सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादातर आईटी वगैरह होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेक्टर से रिलेटेड कि कौन सा सेक्टर है जो काफ़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी तरक्की में रहा, तो वो टर्शियरी सेक्टर होता है। खैर इसका आंसर मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड इन इंडिया बाय, मोस्ट ऑफ अस वी नो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के राइटर दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIC was set up in, इसका आंसर मैं पहले लिखा देता हूं 1951। अब जो है NIC क्या होता है वो लिखता हूं, नेशनल इनकम कमिटी। NIC का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इनकम कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग बहुत बार आता है, देख लीजिएगा, सही से लिखिएगा। डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है। SSC CGL CHSL में कभी कभी स्पेलिंग के टाइम पे कमिटी वर्ड यूज करता है कि चेक करिए ये स्पेलिंग कौन सा सही है। कमिटी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बहुत सारा है, बट ये कमिटी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वही दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि NIC वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये चेयरमैनशिप था PC महानलोबिस। ये हम लोग जानते हैं, इनका नाम सुनते हैं हम लोग दो चीज़ों में। एक तो ये काफ़ी बड़े स्टैट्स थे, इनके बर्थडे को हम लोग नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं। इनके बर्थडे को हम लोग नेशनल स्टैटिक्स डे बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि वो कौन सा डेट होता है। कमेंट में थोड़ा कमेंट अच्छे दीजिए, मतलब कि इंफॉर्मेटिव हो, जो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में पूछ रहा हूँ। ये नहीं कि हाँ अप्रिशिएटिव इज़ अ गुड कमेंट, बट आई वांट टू यू ऑल ऑल्सो टू गेट इन टू, मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोग दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही क्वेश्चन बनाऊँ, मैं ही आंसर दूँ, वीडियो बनाऊँ, आप लोग को दूँ और आप लोग बस ठीक है भैया कर दिया, नहीं किया। नहीं, आप लोग भी इन्वॉल्व होइएगा, आपका फ़ायदा होगा, तभी मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होगा, मेरा दिल में संतुष्टि आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी GDP इज, GDP ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDP जो होता है वो मनी वैल्यू होता है फाइनल प्रोडक्ट्स का, जो कि एक कंट्री के अंदर GDP जो होता है, जैसे इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन्स ने जितने भी कमाई किया वो होता है GDP, और इसी का एक भाई होता है GNP। जब हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, या वो वीडियो जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट वीक तक का, उसमें आप देखिएगा कि GNP क्या होता है, GDP क्या होता है, सब चीज़ का डिस्कशन एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा, मैं कर दूँगा। तो फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी वर्ड से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्लोज किया गया है। तो क्लोज ये होता है कि वहाँ से इम्पोर्ट और ना ही एक्सपोर्ट, ना ही यहाँ से कुछ जा रहा कोई सामान, ना ही वापस आ रहा। तो ऐसा इकोनॉमी में GDP का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है GNP से, यही इसका आंसर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से इसका जो ये रहेगा वो कम रहता है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन GDP, इंडिया का GDP का सबसे बड़ा सोर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा GDP का वैल्यू को बढ़ाता है। यहाँ पर पूछा है कि लार्जेस्ट सोर्स कौन है, तो इसका आंसर प्राइमरी सेक्टर होगा। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर का जितना भी होता है, फार्मिंग वगैरह, ठीक है। हम लोग जानते ही हैं इंडिया जो है ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे ही निर्भर रहता है, ठीक है। द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको NABARD बोलते हैं।
और नाबार्ड का फुल फॉर्म हम लोगों ने शेयर किया था फुल फॉर्म वाले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर फुल फॉर्म्स का सभी लिंक को शेयर कर दूंगा। बोकारो स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका USSR, उस समय यही था रशिया। इसी तरीके से एक है रूरकेला, ये सब सेकंड ईयर प्लानिंग में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होता है वही वाला प्लानिंग में नहीं, ये सेकंड ईयर प्लानिंग में क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि ये लोग किए कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने, पहले बहुत सारा एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा हुआ। सेकंड में बोले कि अब उस एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन देने के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज सेकंड 5 ईयर प्लान में बना, सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो यही कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, जैसे राउरकेला, बोकारो। तो राउरकेला को बनाया था जर्मनी की मदद से, बोकारो को बनाया USSR की मदद से। एक और बचता है, उसका नाम है, या आप उसका नाम को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं थोड़ा रिमाइंड नहीं कर पा रहा क्या है। चलिए आगे बढ़ते। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन का डबल M होता है, डबल S होता है, ये भी याद रखिएगा। कमेटी की तरह कमीशन भी दे सकता है। What does ग्रे रेवोल्यूशन ऑफ 1964 रिफर टू, तो ये फर्टिलाइजर के बारे में बोलता है, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और 2 कलर्स मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पिंक है, यहाँ ब्लैक है। ब्लैक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके जितने भी रेवोल्यूशन हुए उसके बारे में जो होता है वो ब्लैक रेवोल्यूशन कहलाता है। पिंक रेवोल्यूशन में आप अनियन डाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। अनियन मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम आंसर में अनियन ही काफ़ी रहता है। आप अनियन के अलावा भी फार्मास्यूटिकल या पोल्ट्री फार्मिंग डाल सकते हैं, पोल्ट्री वगैरह या दवाई वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, PHRAMA, फार्मास्यूटिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब आपको लग ही गया होगा कि जब ब्लैक रेवोल्यूशन का बात हो रहा है, पिंक का बात हो गया, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया के कौन है, वर्ल्ड के कौन है। इंडिया का आंसर होता है सुब्रमण्यम, मतलब MS स्वामीनाथन बोल सकते हैं आप उनको, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और इसी तरीके से कभी पूछता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, तो उनका आंसर होता है नॉर्मन बोरलॉन्ग, LAUNG। स्पेलिंग का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप BCS वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब अगर स्पेलिंग अगर आपकी मिस्टेक होती है तो ऐसे वगैरह में आप सही से नहीं लिख सकेंगे इन लोगों का अगर नाम आया तो, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करना पड़ा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ECF या ECF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क, सॉरी सेम इंक यूज कर दिया, सॉरी, इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क। ये 2019 के BCS के क्वेश्चन में आया था, यही ECF का फुल फॉर्म, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैं शेयर कर दिया। HDI वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये आपका 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में आता है किसने किया था, तो इसका नाम है महबूबुल हक, महबूबुल हक, ठीक है। HDI का यही इन्वेंट करने वाले थे महबूबुल हक।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, देखिए ये क्वेश्चन आ गया। सर्विस सेक्टर, इस सर्विस सेक्टर का ही बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया जनरेट्स मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी। 50% से भी ज़्यादा जीडीपी का जो जनरेशन होता है इंडिया में, वो सर्विस सेक्टर के थ्रू होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए देखते रहिए एजे क्लासेस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।